अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम लोग बात कर रहे थे गोल्ड और गोल्ड स्टैंडर्ड्स के ऊपर, और हमने डिस्कस किया किस तरीके से साउथ अफ्रीका में कान मौजूद है जहाँ पे 90 मिनट लिफ्ट में बैठ के लोग नीचे ज़ेर ज़मीन जाते हैं सोना निकालने के लिए। अब इस बात को थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। जो कानपुर वहाँ पे जाते हैं, कुछ जायज़ तरीके से वहाँ पे सोना निकालते हैं, कुछ नाजायज़ तरीके से निकालते हैं। वहाँ पर उनको खाने-पीने की अशिया और बाकी चीज़ें असल से 12 गुना तक में बेचते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है इतनी नीचे कान में चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। तो ये सब कुछ इस सोने की कबर के अंदर हो रहा है जो ज़मीन से 2.5 मील नीचे है। यहाँ साइंसदानों ने एक बैक्टीरिया जिसको कहते हैं डिसल्फोर्डिस ओडेक्सविएटर दरियाफ्त किया, जो सूरज की रोशनी के बगैर माहौल में मौजूद रेडियो एक्टिव एनर्जी से अपनी खुराक खुद पैदा करता है। और यहाँ से सूरज की गैर मौजूदगी में हयात का फलसफा चल निकला कि शायद किसी सैयारे पर ऐसी भी कोई हयातियाती मखलूक मौजूद हो जहाँ पे सूरज की रोशनी ना पहुँचती हो, मगर उसके बावजूद वो अपनी ज़िंदगी बरकरार रखे हुए हो। आज क्रिप्टो करेंसी पर माहौलियाती जुल्म और पेचीदगियों का इल्ज़ाम लगाने वालों को पता नहीं ये कहानियाँ क्यों नज़र नहीं आती। और सोने ही का ही क्या रोना, ऐसी कई धातें हैं जो सोने से ज़्यादा कीमती हैं। रोडियम है, प्लाटिनियम है, एंटीमैटर का 1 ग्राम $1 ट्रिलियन का, और एंटी हाइड्रोजन का 1 ग्राम $62 ट्रिलियन का है। रेयर अर्थ की माइनिंग में पूरा चाइना खंगाल डाला गया है। ये वही धात है जो आईफोन में इस्तेमाल होती है, और इसकी मौजूदगी आज तक अफगानिस्तान में अमरीकी फौज को रोके हुए है। याद रखने की बात है कि पैसा एक समाजी तखय्युल या सोशल कंस्ट्रक्ट है। अगर लोगों का एतमाद इसके पीछे है तो ये पैसा है, वरना नहीं। डॉलर के पीछे लोगों के एतमाद के सिवा कुछ नहीं। जिस दिन ये खत्म हो गया, इसकी कदर रद्दी के बराबर भी नहीं रहेगी। हर पैसा अपने समाज, माहौल और लोगों का पाबंद है। मसलन आप बच्चों के खेल मोनोपली में मोनोपली मनी से खरीदारी कर सकते हैं, इसके बाहर नहीं। तो गेम के अंदर मोनोपली 100% पैसा शुमार होगी। इस तरह आप फ्रांस में पाकिस्तानी रुपयों में दूध नहीं ले सकते, पाकिस्तान में मिल जाएगा। सोने के मियार के बहुत से फायदे और बहुत से नुकसानात हैं। फायदों में सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि सोने की एक यूनिवर्सल वैल्यू है जिसे सब तस्लीम करते हैं, और इसकी सप्लाई महदूद है। ये ना तो नापेद है और ना ही तेल या सब्जियों की तरह आम। 600 कबल मसीह से लेकर आज तक दुनिया और लोगों के दिल में सोने का जो मकाम और इज्जत है वो किसी और धात या शे के हिस्से में नहीं आई। हुकूमती कागजी नोटों के पीछे तो सिर्फ लोगों का एतमाद है। जिस दिन वोट गया या हुकूमत ने पैसों को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया, उसकी कोई कानूनी हैसियत या कदर बाकी नहीं रहेगी। सोने के साथ ये होना बहुत बहुत मुश्किल है। दूसरा फायदा ये है कि हुकूमत के पास महदूद ताकत होती है। कोई अपनी मर्जी से जितने चाहे नोट नहीं प्रिंट कर सकता। जिस मुल्क के पास जितना सोना होगा वो सिर्फ इतने ही नोट प्रिंट कर सकेगा। अमेरिका ने जब गोल्ड स्टैंडर्ड को खैरबाद कहा तो इस वक्त दुनिया में सिर्फ $48 बिलियन गर्दिश में थे, जो आज बढ़कर $12 ट्रिलियन तक पहुंच गए हैं। सोने का मियार एक जमहूरी तरीका कार था जो ताजिर को रियायत देता है, जितना सोना होगा मार्केट में उतने ही पैसों की गर्दिश होगी। इसके बगैर हुकूमत जब चाहे जैसे चाहे मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकती, और ना ही वो मरकजी बैंक ये काम कर सकता है, और ना ही कोई बादशाह मतलुकुल अनान किस्म की हैसियत रखता है कि अवाम को कंट्रोल कर सके। और अवाम को इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो ये चीज़ें नहीं सोचते। आज ऐसा नहीं है। आज वो कौम के वसीतर मफाद में जो चाहे कर गुजरें। मसलन पाकिस्तानी हुकूमत ने अभी हाल ही में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर गिरा दी है। कहते हैं कि इससे बरामदात में इजाफा होगा, मगर आम अवाम का इस फैसले में कोई अमल दखल नहीं, और उससे क्या असर पड़ता है इस बात से किसी को कोई गर्ज नहीं है। सोने के मियार में गोल्ड स्टैंडर्ड में ये बात मुमकिन नहीं थी। गोल्ड स्टैंडर्ड में अफराते ज़र की शरह बहुत कम रहती है, ताजिर का भी फायदा और अवाम का भी। नुकसान सिर्फ हुकूमत का होता है। सन 1893 से 1913 तक अमेरिका में इन्फ्लेशन की शरह औसतन सिर्फ 1.6% रही। गोल्ड स्टैंडर्ड के खात्मे के बाद 1971 में 3.3% से 1979 में बढ़कर 133% तक पहुंच गई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तहकीक के मुताबिक इस वक्त 15 मुल्कों में गोल्ड स्टैंडर्ड के तहत अफरात-ए-शर की ज़रा औसतन 1.75% थी, जो बाद में बढ़कर 9.17% तक हो गई। 1971 और 2003 के दरमियान अमेरिकी डॉलर अपनी कुव्वत खरीद 80% गंवा बैठा था। 1971 के 17 सेंट्स 2011 के $1 के बराबर ठहरे। गोल्ड स्टैंडर्ड पर रहने से मुल्कों का मजमूई कर्जा भी कम रहता है। जब मुल्क फियाट करेंसी में अदायगी करते हैं तो बाकी मुल्क इस करेंसी में मुल्की बॉन्ड्स ले लेते हैं। अमेरिका के कर्ज का 50% से ऊपर हजम गैर मुल्की सरमाया की सूरत में मौजूद है। 1971 में अमेरिका का कुल कर्जा $406 बिलियन था, जो बढ़कर $19 ट्रिलियन तक जहां पहुंचा है। गोल्ड स्टैंडर्ड से जंगें भी कम होती थी। सिर्फ अफगानिस्तान और इराक की जंगों में अमेरिका ने एक अंदाजे के मुताबिक $3 ट्रिलियन लगाए हैं। अगर पीछे सोना जरूरी होता तो इतने पैसों का इंतजाम मुमकिन नहीं था। आज तो सिर्फ कुछ क्लिक करने पड़ते हैं, जैसे कि हमने क्वांटिटेटिव ईजिंग में पहले देखा, और पैसा तख्लीक हो जाता है।
2008 کے معاشی بحران میں امریکہ نے مارکیٹ میں $3 ٹریلین شامل کیے، کلک کلک کلک، اور $3 ٹریلین کریٹ ہو گئے۔ رہی صحیح کسر 1975 کے اوپیک معاہدے نے پوری کر دی، جس میں سعودی عرب کی سربراہی میں تمام ملکوں نے تیل بیچنے کے لیے صرف اور صرف امریکی ڈالرز لینے پر اتفاق کیا۔ اب دنیا کے ہر ملک کو تیل چاہیے اور صرف امریکی ڈالرز میں لے سکتے ہیں۔ عالمی ٹرانزیکشن صرف امریکی ڈالرز میں ہوں گی، تو امریکہ جتنے چاہے پرنٹ کر لے، اس کی کرنسی گرنے میں نہیں آتی۔ 1973 میں جو آئل کا بیرل $20 کا تھا، وہ 2012 تک $100 کا ہو گیا۔ اگر کرنسی کے پیچھے سونا ہوتا تو $1 فی لیٹر سے مہنگا تیل کبھی بھی نہیں جا سکتا تھا۔ گولڈ اسٹینڈرڈ میں معاشی ترقی میں بھی تیزی ہوتی ہے۔ 1792 سے 1971 تک امریکہ میں معاشی ترقی کی سطح اوسطاً 3.9% رہی، جو کہ سونے کے معیار کی تلفی کے بعد سالانہ 2.8% کی اوسط شرح پر آ گئی۔ اگر آج گولڈ اسٹینڈرڈ ہوتا تو امریکہ کم از کم $8 ٹریلین کی معیشت پر ہوتا۔ 2008 میں اپنی مرضی سے پیسہ پرنٹ کر کے امریکہ پیسوں کی سالانہ سپلائی کی 2.6% اوسط کو 152.3% پر لے آیا۔ دسمبر 2007 سے دسمبر 2009 تک جس کا اثر مستقبل میں افراط زر کی نمو پر پڑا، مگر کیونکہ ڈالر کے پیچھے پوری دنیا کی سپورٹ ہے اور اگر ڈالر ڈوبا تو دنیا کو ساتھ لے ڈوبے گا، اس لیے بہت سے ہمدردوں کا سہارا اسے ہمیشہ مل ہی جاتا ہے۔ گولڈ اسٹینڈرڈ میں بے روزگاری کا تناسب بھی کم ہوتا ہے، 5% بمقابلہ 6%، اور ایک عام آدمی کی آمدنی میں بھی معقول اضافہ ہوتا ہے، 2.7% بمقابلہ 0.2%۔ مگر ایک معیشت دان کا گروہ ایسا بھی ہے جو اس کے نقصانات بتاتے نہیں تھکتا۔ مثلاً سونے کی قدر مستحکم نہیں، اور جس شدت کے ساتھ یہ گھٹتی بڑھتی ہے، ملکی معیشت اس کی مستحکم نہیں ہو سکتی۔ مثلاً اگر سونے کی قدر کچھ عرصے میں 15% تبدیل ہو جائے تو ملک میں موجود ہر شے کی قیمت اسی تناسب سے 15% بدل جائے گی، اور کوئی ملک یا عوام اس کی متحمل نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر 1890 میں سونے کی قیمت $700 تھی، جو 1920 میں گھٹ کر $200 رہ گئی کہ لوگوں نے مزید کھدائی کر کے زیادہ سونا نکالنا شروع کر دیا۔ 1933 میں جب دنیا گولڈ بلین معیار پر تھی، سونا $563 کا تھا، جو 1971 میں $200 کا ہو گیا۔ فیاٹ کرنسی کے بعد بھی سونا $2337 فی اونس سے لے کر $1672 کے درمیان ڈولتا رہا ہے۔ سونے کی یہ صرف آج کرپٹو کرنسی پر اعتراض کرنے والوں کو ضرور سمجھنی چاہیے۔ فیاٹ کرنسی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ روپے کی قدر کا تعین کر کے بآسانی معاشی بحران سے نکل سکتے ہیں۔ امریکہ میں 1884، 1890، 1893، 1907، 1930، 1931، 1932 اور 1933 میں شدید معاشی بحران آئے۔ صرف 1933 میں 4000 بینکوں نے اپنے کام بند کر دیے، مگر 2008 میں بآسانی قابو پا لیا گیا کیونکہ حکومت کے پاس پیسے تخلیق کرنے کی طاقت موجود تھی۔ یہ تمام کہانی چل رہی ہے گولڈ اسٹینڈرڈ کی، اور گولڈ اسٹینڈرڈ میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ اگلی ویڈیو میں اس بات کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ آپ سب کا شکریہ، جزاک اللہ خیر۔